हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट थे जिनको हम पढ़े। अब हम आज पिछले वीडियो में हमने बुद्धकालीन और जैन धर्म के बारे में पढ़ा। आज से हम शुरू करेंगे मगध वंशावली। जी हाँ, और मगध वंशावली के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के वीडियो से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल पर आपको इसे जो वाईसीटी की जो टेस्ट बुक है वहाँ से आपको रिवीजन के माध्यम से कराया जा रहा है। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज्वाइन करके आप हमारे जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। तो यहाँ हम बात करेंगे मगध वंशावली की। जी हाँ, मगध वंशावली में आपके हर्यक वंश जो कि 544 से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व, और नंद वंश जो है 344 से 322 ईसा पूर्व, मौर्य वंश जो है 322 से 184 ईसा पूर्व है, शुंग वंश की बात करें तो 184 से 75 ईसा पूर्व है, और कर्ण वंश की बात करें तो 75 से 30 ईसा पूर्व है। तो ये हमारे जो वंश हैं इनसे जो संबंधित ईसा पूर्व हैं उसके बारे में हमने देख लिया। हमारे मिलान में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण। तो यहाँ हमने देख लिया कि पहले हर्यक वंश आया जो कि 544 से 412, फिर शिशुनाग, फिर 412 से 344, फिर नंद वंश 344 से 322, फिर मौर्य वंश 322 से 184, फिर शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व, कर्ण वंश 75 से 30 ईसा पूर्व। तो इस तरह हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम लोग चलेंगे मौर्योत्तर काल। जी हाँ, मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसकी जो ये टेस्ट सीरीज़ करवाई जा रही है आपको रिवीजन के माध्यम से। यहाँ पर रिवीजन करवाया जा रहा है एनसीईआरटी जो यूनिवर्सिटी का है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ के अपने एग्ज़ाम के तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसकी जो है प्लेलिस्ट यहाँ पर दे दी गई, दो वीडियो पहले से अपलोड है। आप हमारी उस प्लेलिस्ट में जाके पिछले की भी 2 वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ मौर्योत्तर काल में देखेंगे। मौर्योत्तर काल मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तथा अंतिम शासक बृहदरथ था। जी हाँ, मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका अंतिम शासक बृहदरथ था। मौर्य शासक की बात करें तो पहला इसके चंद्रगुप्त मौर्य, जी हाँ, दूसरे बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथे दशरथ, 5वें संप्रीति, 6वें शालिशुक, 7वें देववर्मन, 7वें सतधमन और 8वें जो है बृहदरथ। तो यहाँ हम देख लिया कि मौर्य शासक में कुल कितने शासक हुए, कुल टोटल 9 शासक हुए जिनको यहाँ पर जिनकी चर्चा हमने की है। तो चंद्रगुप्त पहले थे और आखिरी बृहदरथ थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण किए थे। जी हाँ, अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्यत्व ग्रहण किया और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए। श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया गया। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त के बारे में देख लिया कि अंतिम दिनों में जैन भिक्षु भद्रबाहु का शिष्य ग्रहण हुए, शिष्यत्व ग्रहण किया और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए और श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया। तो इस तरह हम चंद्रगुप्त के बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे अगला देखेंगे। अगला देखेंगे सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग में शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ में जो मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जो मूल स्वरूप में उपलब्ध नहीं है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे मेगास्थनीज के अनुसार। जी हाँ, मेगास्थनीज के अनुसार अगर बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य जो है जो इनकी इंडिका में था, वहाँ पर हम देखेंगे कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य की राजधानी पोलीब्रोथा। जी हाँ, मौर्य समाज की राजधानी पोलीब्रोथा। सोना निकालने वाली चींटियाँ का जिक्र है यहाँ पर। दास प्रथा नहीं थी, लेखन कला का अभाव था, भारत में अकाल नहीं पड़ता था और मौर्य सम्राट का नाम सेंडोकोट्स था। जी हाँ, मौर्य सम्राट का नाम सेंडोकोट्स था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे मेगास्थनीज के अनुसार भारत में 7 प्रकार की जातियां हैं। जी हाँ, मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें भारत की 7 प्रकार की जातियों का वर्णन किया गया है। इसमें पहला दार्शनिक था, दूसरा कृषक था, तीसरा पशुपालक था, चौथा कारीगर था, 5वां योद्धा था, 6वां निरीक्षक था, 7वां सभासद था। तो यहाँ हमने 7 प्रकार की जातियों के बारे में चर्चा कर लिया। मेगास्थनीज की इंडिका में दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद की चर्चा की गई है। अगला हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य था। कौटिल्य ने राज्य शासन के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र में राज्य के शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है। जी हाँ, अर्थशास्त्र के राज्य में शासन हेतु सप्तांग सिद्धांत का जिक्र किया गया है। सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो अमात्य राज्य की आंखें राजा शीश के समान, जनपद राज्य की जंघाएं, दुर्ग जो है राज्य की भुजाएं, राज्य का मुख कोष, राज्य का मस्तिष्क मंडंड, राज्य का कान मित्र,
तो ये हमारे जो यहाँ पर सप्तांग सिद्धांत थे इनके बारे में देखा कि राजा जो है इस चीज़ के समान होता है। अमात्य जो होता है राजा की आँखें होती हैं, जनपद होता है राजा की जंघाएँ होती हैं, दुर्ग जो होता है राजा की भुजाएँ होती हैं, और जो राजा का मुख होता है कोस जो है कोस राजा का मुख होता है, और राजा का मस्तिष्क जो है दंड होता है, तथा राजा के कान जो है मित्र होता है। तो यहाँ हमने देख लिया मित्र जो है राजा के कान होते हैं। तो यहाँ सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लिया। अगला हम लोग देखेंगे कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, जी हाँ ये अब हमारे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि बिंदुसार ने सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी। पहली वस्तु थी मीठी मदिरा, जी हाँ, दूसरी थी सूखी अंजीर, और तीसरा था एक दार्शनिक की मांग। जी हाँ, तो हमने देख लिया कि मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की मांग की गई थी। अगला हम लोग देखेंगे कि माता अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व में, माता सुभद्रांगी, पिता बिंदुसार थे, प्रचलित नाम देवान प्रियदर्शी, जी हाँ देवान प्रियदर्शी इनका नाम था जी अशोक का, और राजाभिषेक इनका 269 ईसा पूर्व में राजारोहण के 4 वर्ष बाद किया गया। अभिलेख की भाषा जो है प्राकृत थी, और अभिलेख की लिपि जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाई को यूनानी थी। जी हाँ, अभिलेख की लिपि जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाई को यूनानी थी। अशोक का नाम का उल्लेख जो है मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम अभिलेख में किया गया है। जी हाँ, अशोक का नाम का उल्लेख जो है मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम अभिलेख में किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अशोक के अभिलेखों का विभाजन। जी हाँ, अशोक के अभिलेखों का जो विभाजन है 3 तरह से किया गया है। एक शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। तो शिलालेख में आपका दीर्घ शिलालेख, जी हाँ इनकी कुल संख्या 14 है और 10 स्थानों से प्राप्त हैं। दूसरा का लघु शिलालेख है। स्तंभ लेख की बात करें तो 7 प्रकार के हैं, जिसमें पहला आपका लौरिया अराराज, दूसरा लौरिया नंदनगढ़, तीसरा रामपुरवा, चौथा है दिल्ली टोपरा, 5वां है दिल्ली मेरठ, 6ठा है प्रयाग, 7वां है संकिसा। तो यहाँ हमने देख लिया कि स्तंभ लेख 7 हैं, जिसमें 7 यही हैं, और इसमें एक तीसरा जो है गुहा लेख है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो अशोक के अभिलेख जो है 3 प्रकार के, एक शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। इस शिलालेख में आपके 2 प्रकार के, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, और स्तंभ लेख में आपके 7 प्रकार के, जिसमें 7 प्रकार के वर्णन दिए गए हैं, जिन्हें हम लोगों ने अब यहाँ डिस्कस कर लिया है। अगला हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर हम सभी जो हैं दीर्घ शिलालेख की बात करेंगे। जो 14 दीर्घ शिलालेख उनके बारे में देखेंगे। जी हाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे जो 14 दीर्घ शिलालेख हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि जीव हत्या का निषेध। पहले शिलालेख में जो है जीव हत्या का निषेध किया गया है। जी हाँ, पहले शिलालेख में जीव हत्या का निषेध किया गया है। दूसरा देखेंगे चोल पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, यमन राजा एंटियोकस और उनके पड़ोसियों के बीच में भी मनुष्य पशुओं की चिकित्सा। तो ये हमारे दूसरे में है। तीसरे की बात करें तो युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक नामक 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति हमारे तीसरे शिलालेख में, दीर्घ शिलालेख में किया गया है। चौथे की बात करें तो भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। जी हाँ, चौथा जो है भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। पाँचवें की बात करें तो राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। उसके बाद 16 की बात करें तो प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश दिया गया। जी हाँ, प्रतिवेदकों को प्रजा का हाल बताने का आदेश दिया गया। 7वें की बताएं सभी संप्रदाय लोग सब जगह निवास करें। जी हाँ, सभी संप्रदाय के लोग सब जगह निवास करें। 8वें की बात करें तो अशोक द्वारा धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया गया। 9वें की बात करें तो धम्म मंगल सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ। 10वें की बात करें धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। 11वें की बात करें धम्म दान का उल्लेख किया गया है। 12वें की बात करें धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। 13वें की बात करें कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व का वर्णन किया गया है। और यहाँ 13वां जो शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें कलिंग विजय 261 का वर्णन किया गया है। 5 यवन राजाओं का उल्लेख, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी का उल्लेख भी इसमें किया गया है। अगला हम लोग देखेंगे 14वां शिलालेख। जी हाँ, सभी शिलों का उपसंहार स्वरूप यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये 14 शिलालेख थे, इनके बारे में हमने देख लिया कि शिलालेख में क्या क्या उपलब्ध है, क्या क्या दर्शाया गया, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर जाना। अब हम देखेंगे कि 14 दीर्घ शिलालेख जो हैं उनके प्राप्ति के स्थल देखेंगे। जी हाँ, जो कि 10 स्थानों से प्राप्त हैं, इसे भी आप लोग यहाँ हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे 14 जो दीर्घ शिलालेख हैं वहाँ कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो गिरनार जो शिलालेख हैं ये हमारे जूनागढ़ और गुजरात में। शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है पेशावर पाकिस्तान में। धौली अभिलेख जो है धौली शिलालेख जो है हमारा पुरी उड़ीसा में। जौगढ़ शिलालेख जो है ये गंजाम उड़ीसा में। कालसी जो शिलालेख है देहरादून उत्तराखंड में। सोपारा जो है ठाणे महाराष्ट्र में। मानसेहरा जो है हाजरा पाकिस्तान में। एरगुडी जो है कर्नूल आंध्र प्रदेश में। कंधार जो है अफगानिस्तान में। सन्नति जो है गुलबर्गा कर्नाटक में है। तो इस तरह हमने देख लिया 14 दीर्घ शिलालेख हैं जो उनकी अवस्थिति और प्राप्ति स्थल के बारे में यहाँ हम लोगों ने जान लिया। 13वें शिलालेख की बात करें। जी हाँ, 13वें
अब 13वें शिलालेख में वर्णित 5 यवन राजा, उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। जो 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाएँ हैं और 200, जैसा कि जानते हैं कि 13वें शिलालेख में 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध है उसका भी वर्णन किया गया और 5 यवन राजाओं का उल्लेख किया गया, उनके बारे में यहाँ जानेंगे। तो मिस्र के जो टालमी फिलडेल्फस जो द्वितीय तुर्मे थे, एपीरस जो है अलेक्जेंडर अलेक्सुंदर इनको कहा जाता है, साइरिन जो है मैगस यवन राजा, मैसेडोनिया जो है एंटियोगोनास अंतकिन थे, सीरिया के एंटियोकस द्वितीय थे। तो यहाँ पर ये 5 यवन राजाओं के बारे में जाना कि कहाँ कहाँ किस किस देश के थे ये। तो यहाँ हम लोगों ने इनका जो वर्णन है 13वें शिलालेख में किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर मौर्य शासन की इकाई के बारे में हम लोग जानेंगे। जी हाँ, मौर्य प्रशासन की इकाई के बारे में जानते हैं, हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ साम्राज्य, जी हाँ, प्रांत जो होता है उपराजा द्वारा नियंत्रित होता है, उसके बाद मंडल होता है जो कि प्रदेष्टा द्वारा, फिर आहार या विषय जो कि विषयपति द्वारा, स्थानीय, जी हाँ, 800 ग्रामों का समूह को स्थानीय कहा जाता है, दृढ़मुख जो कि 400 ग्रामों का समूह था, खारवाटिक जो है 200 ग्रामों का समूह था, संग्रहण जो है 10 ग्रामों का समूह था, और ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई थी। जी हाँ, ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई थी। तो यहाँ हमने देख लिया कि ग्राम, संग्रहण, खारवाटिक, द्रोणमुख, स्थानीय, आहार, मंडल और प्रांत, ये हमारे जो 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के मौर्य प्रशासन की इकाई में थे। तो इनको आप लोग यहाँ याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पदाधिकारी के बारे में जानेंगे। जी हाँ, यहाँ महत्वपूर्ण पदाधिकारी के बारे में देख लेते हैं। तो मौर्य काल से जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी के बारे में देखेंगे तो सीता अध्यक्ष जो है ये किसी का विभाग का अध्यक्ष होता था, विविता अध्यक्ष जो है चरगाहों या पशु का सुरक्षा अध्यक्ष होता था, फिर सूनाध्यक्ष जो है बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, पन्याध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, पौत्याध्यक्ष जो है माप तोल विभाग का अध्यक्ष होता था, लक्षणाध्यक्ष जो है टकसाल का अध्यक्ष होता था, अकराध्यक्ष जो है खान विभाग का अध्यक्ष होता था, कृपयाध्यक्ष जो है वन विभाग का अध्यक्ष होता था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि वन पदाधिकारी के महत्वपूर्ण जो पद थे यहाँ पर जो मौर्य काल में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लिया। अगला हम लोग देखेंगे, अब पढ़ेंगे कि केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था, जिनकी संख्या 18 थी। जी हाँ, केंद्रीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग का प्रमुख तीर्थ के नाम से जाना जाता था, जिनकी संख्या 18 थी। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो ये 18 जो तीर्थ हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है प्रधानमंत्री, जी हाँ, पुरोहित युवराज राजा का उत्तराधिकारी। दूसरा है समाहर्ता राजस्व मंत्री। तीसरा है सन्निधाता कोषाध्यक्ष। पाँचवा है सेनापति सैन्य मंत्री। छठा है प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालयों का न्यायाधीश। सातवां है व्यवहारिक दीवानी न्यायालयों के न्यायाधीश। आठवां है दंडपाल और सैन्य संसाधन एकत्र करने वाला। नौवां है अंतपाल सीमांत प्रदेशों के दुर्गों की देखभाल करने वाला प्रमुख। बाकी 10वां देखेंगे कार्मांतिक उद्योग मंत्री। 11वां दुर्गपाल देश के भीतर दुर्ग को देखभाल करने वाला प्रमुख। 12वां नागरिक नगरों की व्यवस्था का प्रमुख। 13वां प्रशासता राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला प्रमुख। 14वां है द्व्यारिक राजप्रसादों का अधिकारी। 15वां अंतर्वर्षिक राजा के निजी अंगरक्षक सेना का प्रमुख। 8वीं वन विभाग का प्रमुख। 17वां है मंत्री परिषद का प्रमुख। 8वां नायक सेना का संचालन करता। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर जो 18 यहाँ पर प्रमुख तीर्थ के नाम थे, जिनके उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर प्रमुख कर के बारे में देखेंगे। जी हाँ, प्रमुख कर के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि प्रमुख कर क्या थे। मौर्यकालीन के प्रमुख कर क्या थे। तो भूमि कर जो भाग कहलाता था। जी हाँ, बलि जो थी ये धार्मिक उपकर कहलाता था। पड़े जो है आपातकालीन कर कहलाता था। हिरण्य जो है नगद कर कहलाता था। बिष्टि जो है बेगार कहलाता था। उदयक भाग जो है सिंचाई कर कहलाता था। गुल्मदेह जो था सैनिकों का शुल्क कहलाता था। पिंड कर जो है गांव पर कर जो लगता था उसे पिंड कर कहा जाता था। तो यहाँ हमने प्रमुख मौर्यकालीन करों के बारे में चर्चा किया, इनके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा। अगला हम लोग देखेंगे, अब अगला देखेंगे कि यहाँ पर गुजरात के गिरनार में स्थित सुदर्शन झील के निर्माण का मरम्मत से संबंधित प्रांतपति का शासक। जी हाँ, गुजरात गिरनार के स्थित सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत से संबंधित जो है यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि गुजरात गिरनार में स्थित सुदर्शन झील के निर्माण से संबंधित राजाओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर पुष्यगुप्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर तुषार अशोक, सुविशाख जो है रुद्रदामन और चक्रपाली जो है स्कंदगुप्त। तो ये संबंधित प्रांतपति और शासक थे जो कि सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत से संबंधित शासक हैं। इसमें पुष्यगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से, तुषार जो है अशोक से, सुविशाख जो है रुद्रदामन से, चक्रपाली जो है स्कंदगुप्त से। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे आज की क्लास हम यहीं पर रुकेंगे और यहाँ पर आज हमने मौर्य काल से संबंधित तमाम चीज़ें जानी। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? आप लोग हमारी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की क्लास आप लोगों को कराई जाएगी। उसके बाद फिर हम संडे को आपको इसके वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी इसे आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे।
जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा उसका ऑनलाइन के रूप में प्रैक्टिस सेट भी संडे के दिन करवाया जाएगा। तो फिर हम अगले क्लास में आपको फिर हम संगम युग और तमाम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या गुप्त वंश के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अगले क्लास में आपको संगम युग तथा गुप्त वंश के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। आप लोग हमारी इस तरह की क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इससे जोड़ें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।